फैक्टराइजेशन करनी है तो पहले तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होना जरूरी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2 है, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में ए की वैल्यू क्या होगी, अगर कुछ भी नहीं लिखी हुई तो 1 कंसीडर हो जाएगी, इसका बी की वैल्यू भी 1 है और एक माइनस 2 है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए हमें इसको पहले करने हैं फैक्टर्स बनाने हैं। हम फर्स्ट कांस्टेंट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2 और 2 एक ही टेबल पे आता है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये टू 1 2। तो हमें यहाँ पर जो है वो दरमियान में आप देख सकते हैं कि माइनस 1 की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 1 माइनस 2 कर लेते हैं तो हमें माइनस 1 मिल जाएगा। फैक्टर को चूज करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव में बल्कि एक्स होगा और माइनस में 2x और माइनस 2 इक्वल टू 0। मैंने ये फैक्टर चूज किया, देखिए इसमें ये है ना यहाँ पर, तो इसमें x हो गया और ये माइनस 2x हो गया तो इक्वल टू माइनस में x आ गया हमारे पास। के मुताबिक दो पीरियड्स बन रहे हैं, एक आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, दूसरा आपका माइनस 2x माइनस 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब देखिए फर्स्ट में ना x दोनों में कॉमन आता है, एक में स्क्वायर में है बल्कि एक में पावर 1 में है, तो जिसमें स्क्वायर में एक बाई निकाल लिया तो एक बच गया, प्लस फिर x1 था x आ गया। इसी तरह दूसरे में देखें तो माइनस 2 है, आगे भी माइनस 2 है, तो माइनस 2 को कॉमन ले लिया तो x। अब देखिए ना अगर माइनस 2 इसमें से कॉमन लिया तो बचा क्या x, और अंदर आपका जो माइनस में है वैल्यू अब वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जब आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं ना तो दोनों के साइन वैसे नेगेटिव थे, तो माइनस कॉमन लेने से दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो 2 1 था, 2 भी आ गया इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 दोनों सेम हो गए, तो आपने ले लेना है कॉमन, ताकि आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू, हम इसको कर लेते हैं 0। दो रूट्स चाहिए हैं, एक x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, सेकेंड में x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक x इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव माइनस 1 और दूसरा आपका हो जाएगा x इक्वल टू पॉजिटिव 2। तो दो रूट्स आ रहे हैं, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास है -1 एंड 2। ठीक है, या 2 और -1 भी लिख सकते हैं, और माइनस ये रैशनलाइज्ड सिलेबस के मुताबिक है, पेपर की सेटिंग इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से होगी। और अब आते हैं इसके क्वेश्चन 18 पे कि हमने डिस्कस करना है इसका, और सबसे पहले डाटा निकालना है इस इक्वेशन का कि a इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, 1 कंसीडर होगा, x के साथ भी कोई कांस्टेंट नहीं है, वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू a भी 1 हो गया, b भी 1 हो गया, और c देखें आप तो कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल जो 1 है वो खुद ही 1 हो गया। तीनों वैल्यूज 1 आ गई हैं। अब आपने नेचर चेक करनी है, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लिखना है, और अब हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है, सी भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 4 1 द 4 रहेगा, और यहाँ पर ये आपके पास नेगेटिव में 3 आ जाता है। देखिए अगर आपका रूट्स 0 होता तो आप कहते हैं कि रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। अगर आपका रूट्स का जजर बन सकता यानी 1 है या आपका 4 आ रहा है, या अगर आपका इसमें 9 आता है यानी 3 3 9 समथिंग, 4 4 16 इस तरह के स्क्वायर रूट बनता है, तो आप कहेंगे रियल अनइक्वल एंड रैशनल। लेकिन अगर आपका वो इस तरह की फॉर्म में आता है जैसे पिछला क्वेश्चन था 33 आ रहा था, या आपका वो आता है इसमें 2 है या आपका 3 है, यानी ऐसी वैल्यू जिसका जजर नहीं बनता, तो आप कहते हैं कि वो आपकी रियल अनइक्वल एंड इरेशनल थी। लेकिन ये आपकी आ गई है नेगेटिव फॉर्म में, और आपको पता है कि अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपका -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो एयोटा होता है, ये एयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस पेज पर हम इसकी नेचर लिखेंगे कि रूट्स विल बी इमेजिनरी। ठीक है, इसका जो ये जो रूट्स आ गया है ये -3 आया है, इसका मतलब हमारे कोई इक्वेशन की जो नेचर है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नेचर ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी। ठीक है, the nature of the roots of this equation are imaginary। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा सी ठीक कर देता हूँ, इमेजिनरी, इमेजिनरी। स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है, और यहाँ तक आपने है इस इक्वेशन की जो नेचर है वो ऑलरेडी हमें बताई गई है इक्वल। तो डाटा इसका है होगा कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू, यही k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एंड आल्सो, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे केस को हमने फाइंड करना है, जबकि इक्वल की बेस पर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट को
यानी जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हम 0 कर देते हैं और ये ए बी सी की वैल्यू जिसमें पुट कर लेते हैं। सो बी पहले आएगा, बी का होल स्क्वायर है तो बी 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए 2 है, सी की वैल्यू के है इक्वल टू 0। अब हमने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। सो 5 5 द 25 माइनस 4 टू द 8, ये के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब नेगेटिव के जो है वो राइट साइड पर पॉजिटिव के हो जाएगा। 8 के के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो के की वैल्यू आ गई, या आप इसको के इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 8 इस तरह से लिख लें और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ के की कीमत क्या होगी? द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना, मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। का मतलब है कि इसका जो सम है मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के इक्वल है। सम का फॉर्मूला माइनस पी ओवर ए होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी डिवाइड बाय ए होता है। ठीक है, के मुताबिक फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ के हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो के की कीमत क्या होगी? ए हमारा जो है वो 3 है, बी की वैल्यू वो के है, सी की वैल्यू जो है 5 है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस के अंदर से हमने वैल्यूज निकालनी है और अब अपने यहाँ पर का सम जो है मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। तो सम हो गया माइनस पी ओवर ए और प्रोडक्ट हो गया सी डिवाइड बाय ए। अगर हम इसको और शॉर्ट करें तो ये माइनस पी डिवाइड बाय ये जो ए है ना, ये ए यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो ये दूसरी जानिब जाकर सी डिवाइड बाय ए के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप देखेंगे ए से कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, और ये बी इज इक्वल टू ये माइनस का बी भी जो है वो सी की तरफ शिफ्ट हो गया। सही हो गया। अब यहाँ पर जो है बी इक्वल टू क्या है? के, और सी इक्वल टू क्या है? 5। सो माइनस 5 में ये आपका रूट्स इसका जो सॉरी के की वैल्यू वो फाइंड हो गई। वो डेफिनेशन लिखनी है कि डिफाइन अ सीक्वेंस। क्वेश्चन पहले मैं लिखता हूँ पहले, ठीक है। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है आपकी, अ सेट ऑफ, ये एक सेट है, ठीक है, अ सेट ऑफ नंबर्स, लिख लीजिएगा, ठीक है, अरेंज्ड, सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन ऑर्डर बाय सम फिक्स्ड रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट, सीक्वेंस की डेफिनेशन जैसे कि आपको मैंने बताई है कि असम यानी कि सेट ऑफ नंबर है अरेंज्ड बाय सम फिक्स्ड रूल के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि अब एक सीरीज है, सीक्वेंस में ना 1 3 5 7 9, एक सीक्वेंस से चल रही है एक रूल के अकॉर्डिंग। सात अदद है पता चलता है, 2 4 6 8 10 में भी कॉमन जो आपको डिफरेंस पता चलेगा उसकी बेस पर कुछ नंबर्स अरेंज कर दिए जाएं। तो इसका मतलब होता है कि अ सेट ऑफ नंबर्स एक ऐसे नंबरों का मजमुआ है, अरेंज किया गया है, जिन्हें तरतीब दी गई है इन ऑर्डर, के ऑर्डर के लिहाज से, ठीक है, बाय सम फिक्स्ड रूल, एक मखसूस जो है वो रूल के मुताबिक। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स होंगी, मिसाल के तौर पर आपको जैसे मैंने बताया कि नंबर हो सकते हैं आपके 2 4 6 8 जो है वो टू ऑन, ये नंबर्स आपके कंटिन्यूसली आगे मतलब कि 2 के डिफरेंस पे चलते जाएंगे। पे एक फिक्स रूल लगा हुआ है और ये एक सेट ऑफ नंबर्स हैं जो अरेंज किए गए हैं अपने ऑर्डर के लिहाज से। इसी तरह एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे आपकी एक, ये तो ऊपर वाले आपके हो गए इवन नंबर्स, अब ओड नंबर भी तो होते हैं ना, एक वन यानी कि 3 5 7 9 तरह करके जो आपके नंबर्स आएंगे जो ओड नंबर्स होंगे, ठीक है। या अगर आप फ्रैक्शनली देखें, इनकी भी एक ऑर्डर से अरेंजमेंट होती है, जैसे कि 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 8, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 16 एंड सो ऑन। तो ये होती है आपकी एक सीक्वेंस या सेट ऑफ अ नंबर अरेंज्ड बाय, हमें डाटा प्रोवाइड किया गया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइंड दी सेवंथ टर्म, यहाँ पर स्टेटमेंट की शक्ल में है कि आपने यहाँ पर 7 टर्म जो है A7 मतलब के फाइंड करना है टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ये 1 4 7 ये एक सीरीज है, इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A इज फर्स्ट टर्म, A1 जो है वो 1 आ गई, A2 जो सेकंड टर्म है वो 4 है और A3 जो है
वो थर्ड टर्म है जो कि 7 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे नंबर ऑफ n टर्म जो हमारे पास वो 7 होगी, क्योंकि A7 फाइंड करना है, 7 टर्म, 7वीं टर्म हमने निकालनी है। और यहाँ पर हमारे पास जो है ना कॉमन डिफरेंस मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर आप टर्म का फॉर्मूला देखें तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। और इस केस में अब हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की बेस पर। सेकंड टर्म कितनी है हमारे पास, सेकंड टर्म है यहाँ पर 4 और फर्स्ट टर्म कितनी है 1, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा कॉमन 3। तो अब ये सारा डाटा आ चुका हुआ है। अब हमने इस फॉर्मूला में A7 लिखना है, क्योंकि 7वीं टर्म निकालनी है, इज इक्वल टू A हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस n आ गई यहाँ पर 7 माइनस 1 किया और कॉमन डिफरेंस है 3। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि A7 इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये 7 माइनस 1 हुआ तो 6 मल्टीप्लाई बाय आपने 3 करना है, तो A7 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 3 था 18, और 18 प्लस 1 कितने हो गए 19। ठीक है, तो इसकी जो 7वीं टर्म है वो 19 बनती है। मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है, इसकी 7वीं टर्म जो है वो 19 ही है। तो किस टर्म्स का पता है, नेक्स्ट टर्म्स का पता नहीं है। तो अब आप ये देखिएगा कि किस तरह से हम उस फार्मूले को इस्तेमाल में लाते हुए इनको सोल्व करेंगे। और फर्स्ट 16 नंबर्स हमने टोटल काउंट करने हैं। सबसे पहले आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 3, और आपके पास यहाँ पर पहले तो सवाल में देख लें, अगर डाटा लिखूँ ना मैं पूरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो आपने यहाँ पर एस एन फाइंड करना है, सम ऑफ द सीरीज। उसके बाद आपके पास ए फर्स्ट टर्म कितनी है 3, आपके पास सेकंड टर्म कितनी है A2, वो आपके पास है 11। इसको A1 भी लिखा जा सकता है और A भी लिखा जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता। फिर आपके पास आ जाएगी थर्ड टर्म 19, इसको लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। उसके बाद आपके पास आता है नंबर ऑफ एन टर्म्स, 3 है, 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब आपको पता है फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू एन डिवाइड बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको करना है याद, ये सम ऑफ द एन टर्म का फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और यहाँ पर आप देखेंगे पूरे क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। और डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी होती है। यहाँ पर हमारे पास सेकंड टर्म क्या है 11 और फर्स्ट टर्म कितनी है 3, तो अब आप 11 और माइनस 3 करें तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, डिफरेंस आ गया हमारे पास। अब आपने ये वैल्यूज जो डाटा है ना, इसको इसमें पुट करना है। तो एस एन एन हमारे पास कितना है 16, नंबर ऑफ 16, यानी टोटल 16 नंबर आपने टर्म्स जो है वो ऐड करनी है, सम ऑफ 16th टर्म। एंड एन डिवाइड बाय आपका 16 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 ए आपकी फर्स्ट टर्म 3 है प्लस एन माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 आ गया, और कॉमन डिफरेंस आपका कितना निकला 8। ठीक है, ये जो है डिफरेंस भी आ गया हमारे पास, ये यहाँ पे पुट कर लिया मैंने। तो आपको पता चल गया सारा डाटा हमने किस तरह से सम ऑफ द एन टर्म के फॉर्मूले में पुट कर लिया। अब जस्ट आपने यहाँ पे देखें 16 इज इक्वल टू ये 2 8 द 16 हो जाएगा, अंदर देखिएगा 2 3 6 प्लस ये माइनस 1 किया तो 15 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और अब अगर हम देखें तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, तो 8 तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6 प्लस मल्टीप्लाई बाय 4 करें ना, तो ये होता है आपका 15 8 का कितना होगा 15 4 का होता है आपका 60, और 15 8 का हो जाएगा 120। ये देख लीजिएगा। ठीक है, और आप कैलकुलेटर में भी इसको यानी कि सोल्व कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आपको पता चल जाएगा 120 आ जाएगा। इसमें अगर मैं 6 ऐड कर दूंगा तो ये भी आपको पता है कि 126 इक्वल टू 8 इंटू 126। अब जस्ट हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है वो पहली 16 टर्म्स जो हमने ऐड की हैं टोटल। और देख लें कैसा जादू है कि आपने बाकी टर्म्स भी नहीं निकाली, और आपने पहली 16 टर्म्स पहली 3 टर्म्स की बेस पर, पहली 2 की बेस पर भी आप निकाल सकते हैं कि वो आप सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। 126 मल्टीप्लाई बाय 8 करना है आपने, तो ये आपकी 1008 होते हैं नंबर टोटल। अगर इन सबको ऐड करें तो 1008 बनता है, और इसका आंसर भी मैं चेक कर लेता हूँ। और एक और आपको बात बता देता हूँ, इसका आंसर क्वेश्चन 11 का बिल्कुल ठीक है। और एक बी बिटवीन, ठीक है। और इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसका हमने पार्ट नंबर 2 जो है वो डिस्कस करना है। हमने इस क्वेश्चन का जियोमेट्रिक मीन निकालना है, और क्वेश्चन का जो डाटा है इसमें a की वैल्यू है 4 डिवाइड बाय 3, ठीक है, एंड द b इज इक्वल टू 243। और आपको ये भी बताता चलूं
कि ये वाला क्वेश्चन 21 का जो पार्ट 2 है ये 23 के फर्स्ट एनुअल का जो बोर्ड का एग्जाम था उसमें आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपका जो फॉर्मूला है जियोमेट्रिक मीन का डाटा हमने लिख लिया है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव a मल्टीप्लाई बाय b और इसका होता है स्क्वायर रूट। अब हमने अपने डाटा की वैल्यूज जो है वो इस फॉर्मूला में जस्ट पुट करनी है। ठीक है जी, पॉजिटिव नेगेटिव लिख लेते हैं और इसका आंसर आपका बुक में टैली नहीं होगा, चेक कीजिएगा। 4 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 243 आ गया। ठीक है, और इसका हमने लिया यहाँ पे जजर। अब अगर आप कटिंग करते हैं सो 3 आपका इस यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 3 8 द 24 प्लस 3 1 द 3। सो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव 4 मल्टीप्लाई बाय 81। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे यहाँ पर 4 को 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 324। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी जी 324, इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपने बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेटर के ऊपर जिजर प्रेस करना है, आंसर का बटन प्रेस करें और इक्वल कर दें। सो ये 18 हो जाएगा। सो जियोमेट्रिक मीन में हमारे इस क्वेश्चन नंबर 21 का जो पार्ट 2 है इसका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव 18 आ रहा है। अगर ये एक फॉर्मूला हमने पीछे डिस्कस किया था, आई थिंक आप पिछले लेक्चर में चले जाएं तो क्वेश्चन नंबर जो है, वैसे नंबर बता देता हूँ, 19 के अंदर हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो इसमें क्वेश्चन 22 है, 2022 सॉरी 22 ही है। सम टू 5 टर्म्स द सीरीज, आपने फर्स्ट 5 टर्म्स यानी S5 जो है वो मालूम करना है। इससे नंबर्स पता चल गए हैं कि 5 है और इसमें आपके पास जो सीरीज है उसमें 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस सो ऑन चलता जाएगा। आपके पास जो फर्स्ट टर्म है A1 वो 1 है, A2 आपके पास जो है वो 3 है, A3 9 है, उसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह आपने यहाँ पर कॉमन रेशियो निकाल लेनी है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, वो आपकी होगी A2 डिवाइड बाय A1 और इस पेज पर आपका जो है वो A2 3 है और A1 1 है। तो आपका जो कॉमन रेशियो है वो 3 आ गई है, सारा कुछ मौजूद है। सम ऑफ एन टर्म में एक चीज नोट करनी होती है, यहाँ पर ये आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर आपका R की वैल्यू जो है वो 3 आई है, सो R इज मोर देन टू 1, R की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब इस केस में आपने यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगेगा आपका A इंटू, अब R बड़ा है तो R की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय R माइनस 1, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब सारा डाटा मौजूद है, जस्ट आपने पुट करना है। n आपके पास कितना है 5, सम ऑफ 5 टर्म्स आपने पहली 5 टर्म जमा करनी है। ठीक है, और इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है वो है आपकी 1, ये लिखी हुई है। ठीक है, और इसके साथ ही R की वैल्यू आपकी कितनी है 3, 3 की पावर आपकी 5 हो जाएगी, n 5 है और माइनस 1 की और डिवाइड बाय नीचे भी आपकी 3 की R जो है वो 3 है और माइनस 1 आ गया, सही हो गया। अब सिंपल आपने यहाँ पे जो है ना सिंप्लीफिकेशन करनी है और उसके बाद फिर आप जो है वो इसको इजीली सोल्व कर सकेंगे। देखें, सम ऑफ 5 टर्म आ गई आपकी और यहाँ पर आपने 1 तो खत्म हो गया ना, 3 की पावर आपने लेनी है 5, तो 3 की पावर जो है वो 5, एक मिनट रुकिए, 3 और ये इसकी आ गई पावर 5, ये आ जाती है 243, यहाँ पे आ जाएगी 243 और डिवाइड बाय 3 माइनस 2 किया तो आपका सॉरी 1 किया तो 2 आ गया। इससे ज्यादा तो मेरा ख्याल है इसकी कटिंग ही नहीं हो सकती। तो इसका आंसर आपका, सॉरी एक चीज मैं भूल गया हूँ यहाँ पे, ये आप ये देखें कि 3 की पावर 5 लेने के बाद इसमें माइनस 1 भी करना है, लास्ट टाइम की तरह बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, 1 को मैंने छोड़ ही दिया, ये 1 भी है इसके साथ माइनस किया तो S5 यानी सम 5 टर्म्स हमने करनी है, जो उसमें ये हो जाएगा ऊपर 242 हो जाएगा डिवाइड बाय 2। अब तो कटिंग होती है, देखिए 2 1 द 2 2 टू द 4 2 1 द 2, तो जो फर्स्ट 5 टर्म्स अगर ऐड की जाए ना तो 121 जो है वो आंसर आता है। अब आंसर टेल, और क्वेश्चन है x डिवाइड बाय y प्लस y डिवाइड बाय x की होल पावर, और हमने करना है इसको एक्सपैंड, पॉजिटिव इंटीजर है, एनसीआर मेथड हम यूज करेंगे। तो इसमें आप लिखा जाएगा यहाँ पर कि a की पावर हो जाएगी हमारी यहाँ पर मैक्सिमम, सॉरी बल्कि वो हमने यहाँ पर एनसीआर लगाना है तो हमने लिखना है सबसे पहले 4c, वो बायनोमियल का मेथड था। 4c 0 और a जो है x डिवाइड बाय y, इसकी पावर हो जाएगी मैक्सिमम 4, और जो y ओवर x b की वैल्यू है इसकी पावर हो जाएगी मिनिमम, फिर प्लस करेंगे और फिर 4c 0 के बाद 4c 1, अब सेकंड टर्म आ गई इसकी, और x डिवाइड बाय y जो है इसकी पावर हो जाएगी, ये कम कर देंगे तो 3 हो जाएगी, और
वाई ओवर एक्स जो है इसकी पावर अब हो जाएगी हमारी 0 से 1, मतलब ए की पावर डिक्रीज करते जाएंगे एक एक करके, और बी की वैल्यू में आपने एक एक इंक्रीज करना है, यानी इजाफा करते जाना। बस आ जाएगा 4c1 के बाद 4c2, ए की पावर हम कर देंगे यहाँ पर 2, और बी की पावर 1 से हो जाएगी 2, प्लस 4c3 आ जाएगा, ठीक है। ए की पावर हो जाएगी यहाँ पर हमारी 1, और बी की पावर हो जाएगी यहाँ पर जो है वो 3, मैक्स मतलब कि होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और 4c4 जाकर हमारा एक्स ओवर वाई, इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर मिनिमम मतलब 0 हो जाएगी, और बी जो है वाई ओवर एक्स, इसकी पावर हो जाएगी मैक्सिमम। तो टोटल आपकी पावर 4 हो तो 5 टर्म्स बनती हैं। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4c0 आपका होता है 1, और ये आपका हो जाएगा x की 4 ओवर y की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर 0 है, तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो भी 1 होती है। प्लस 4c1 आपका 4 होता है, आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई वाई का क्यूब, और यहाँ पर आपके पास जो है ब्रैकेट में लिख लें या मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट्स में ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा वाई ओवर एक्स, पावर 1 है ना, एज इट इज आ जाएगी। प्लस 4c2 आपका कैलकुलेटर पे करें तो 6 आता है। आपको सोल्व करना भी बता देता हूँ, यहाँ पर आप लिखें 4 शिफ्ट डिवाइड और 6 लिखें, सॉरी 3 लिखें, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 होती है, बल्कि हमने 2 देखना है, ऐसे ही है ना। हमने यहाँ पे देखना है 4 शिफ्ट सी और 2, तो ये 6 होगा, ठीक है। 4c2 कितना हुआ, 6 हुआ। तो इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर हमारा एक्स स्क्र ओवर वाई स्क्र आ गया, इसका हो गया वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र। ये तो कटिंग हो जाएगी ना, अभी कटिंग भी देखते हैं। 4c3 आपके सामने हमने देखा था 4 आया था, फिर ये हो जाएगा एक्स ओवर वाई का, आ जाएगा वाई क्यूब ओवर एक्स का क्यूब, और प्लस 4c4 1 होगा, पावर 0 है तो 1 आ जाएगा, और वाई की 4 ओवर एक्स की 4 एज इट इज आ गई। आई थिंक जहाँ तक लगता है कि एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन मौजूद था। नेक्स्ट देखिएगा, एक्स की 4 ओवर वाई की 4 आ गया, प्लस एक वाई इसे कैंसिल होकर स्केयर बना देगा, और ये एक्स इसको कैंसिल करके स्केयर बना देगा, प्लस 4 आपका एक्स स्केयर ओवर वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आपके पास ये स्क्वायर स्क्वायर आपस में वाई वाई के स्क्वायर और एक्स एक्स का स्क्वायर कैंसिल होगा तो सिर्फ 6 आ जाएगा, और यहाँ पर ये एक्स इसे कैंसिल होकर स्क्वायर बना देगा, और ये वाई इस क्यूब को स्क्वायर बना देगा, प्लस आपका 4 वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उलट जाएगा ना अब, और प्लस आपके पास फाइनली वाई की 4 ओवर एक्स की पावर 4 आ जाएगी। इसका आंसर बुक से आप टैली कर लीजिएगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, एक्स की 4 डिवाइड बाई वाई की 4, ठीक है, और एक्स की 4 डिवाइड बाई वाई की 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस 6, और प्लस 4 एक्स वाई की 4 ओवर एक्स की सॉरी एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर सॉरी, और प्लस 4 लास्ट में 4 भी लिखा हुआ है बुक के अंदर, लास्ट में तो 4 कभी भी नहीं आ सकता। बुक में आपने अपना आंसर ठीक कर लेना है, 4 नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, ये सिर्फ y की 4 ओवर x की 4 ये आंसर है। बुक में यहाँ पर ना लास्ट में 4 भी लिखा हुआ है लास्ट टर्म, पॉलिनोमियल। और सेकंड है वो जो आपका है मैथ 1 2 3 का, ये सेकंड चैप्टर है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखें a प्लस बी की पावर n, बिल्कुल है। डाटा लिख लें, a आपका जो है वो x है, b आपका जो है वो 3y है, और n जो है वो 10 के इक्वल है। हमें यहाँ पर जो है वो टर्म्स दी है कि जो हमने फाइंड करनी है वो 6 टर्म है, यानी जो आपकी टर्म होती है बेसिकली r+1 के नीचे होता है ना, r+1 फार्मूला में, ये टर्म हमारी यहाँ पर इस r+1 की जगह पे 6, हम r+1 को 6 के इक्वल रखते हुए r की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे, 6 माइनस 1 ये 5 हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर अब लिखने वाले हैं टर्म का फॉर्मूला, टर्म r+1 इज इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर हमारी है n माइनस आर और बी की पावर है r। यहाँ पर अब हम डाटा पुट कर देंगे, दो वैल्यूज हैं हमारे टर्म में, r हमारे पास 5 हुआ तो 5 प्लस करेंगे तभी हम, बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर कि हमने अब एनसीआर लेना है इनका। तो एनसीआर आप देखेंगे n की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 है, और r हमारे पास 5 है, सो 10c 5 हो गया। ये हमारा कितना है x, x की पावर है n माइनस आर, n n आपको पता है 10 है और r आपका 5 है। उसके बाद b की वैल्यू हमारी 3, y की पावर हो जाएगी यहाँ पे 5। तो टर्म हमने निकालनी है यहाँ पर छठी टर्म, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर ही बताया था। तो हमें यहाँ पर एनसीआर चाहिए है, तो अगर आपने 10c5 निकालना है तो आप लिखिए 10 शिफ्ट, और ये डिवाइड वाला बटन मेरा यहाँ पर एनसीआर का बटन है। देखेंगे इस डिवाइड के ऊपर ना इसी बटन के ऊपर लेफ्ट साइड पर छोटा सा एनसीआर लिखा हुआ,
आपके कैलकुलेटर पे जिस बटन पे भी ये लिखा होगा आपने वो प्रेस करना है शिफ्ट के साथ। बाद मैंने निकालना है यहाँ पे 5 10 5 जो होगा मेरा वो 250, यहाँ पे आ जाएगा 250। साथ ही x की पावर देखें तो 10 माइनस ये 5 हो गई। जैसे आप देखें तो 3 की पावर 5 कितनी, आई थिंक 243 होती है, निकाल सकते हैं के पावर में जाके 5 लिख दें, हमारी होती है 243, ये आ जाएगी 243 और y की पावर हो जाएगी हमारी 5। ठीक है, तो टर्म 6 है ये हमारे पास, हमने यहाँ पर 2 को जो है ना 243 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ पर 43 कर देते हैं, 32 करना है। ठीक है, आती है 6 6 1 1 2 आ गया, x की पावर भी 5 हो गई, y की पावर भी 5 हो गई। अब हमारी ये टर्म 6 आ रही है और स्टूडेंट देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और हमने 9 का आंसर है 1 2 x की 5 और y की 5। ये हमारे क्वेश्चन का प्लस x है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है। और अगर आप इसको करते हैं इस तरह से कि 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर हो जाएगी यहाँ पर नीचे आपकी जो है फ्रैक्शनली 1/2 है, ऊपर जाकर ये आपकी पावर जो है 1 प्लस एक्स की पावर फ्रैक्शनली नेगेटिव -1 डिवाइड बाय 2 हो रही है। पॉजिटिव भी रहती है नेगेटिव भी हो तब भी आप इसको फैक्टोरियल सही कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो 4 5 6 वैल्यू हो तो एनसीआर से सॉल्व होती है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके जो है वो फैक्टोरियल से सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि a जो है वो 1 है, उसकी पावर हो जाएगी मैक्सिमम, और बी एक्स है इसकी पावर हो गई मिनिमम 0, और नीचे डिवाइड में 0 का फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर प्लस करें और यहाँ पर पहले आपने लिखनी है पावर शुरू में, ठीक है, और a की पावर में आपने यहाँ पर एक कम कर लेना है, और b की पावर में आपने एक ऐड करते हुए नीचे 1 का फैक्टोरियल लगा देना है। फिर प्लस कर लें, फिर आपने यहाँ पे पावर, ये तीसरी टर्म है, 3 टर्म तक एक्सपेंड करना है। पावर शुरू में पहले आपने लिख लेनी है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद आपने पावर लिखते हुए उसमें से एक कम भी कर लेना है, और a जो है उसकी पावर में आपने पहले एक कम किया था, 2 कम कर दें, और b की पावर में 2 ऐड करके नीचे 2 का फैक्टोरियल लगा दें यानी 2 का, और प्लस सो ऑन ये आपका चलता जाए। यहाँ तक 3 टर्म हमने एक्सपैंड कर लिया, अब सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 आ जाएगा, 0 का फैक्टोरियल भी 1 है, ये जो नीचे, और किसी भी चीज़ की पावर 0 भी 1 ही होती है। फिर प्लस आ गया, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा -1/2, ये 1 की पावर कुछ भी हो 1 नहीं है, और ये x ही रहेगा, 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होगा। फिर प्लस आ गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस में 1/2, ये पता आपको -1/2 और -1 यानी आधा है और फुल है, दोनों मिलाएंगे तो 1.5 बन जाएंगे। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे -3 डिवाइड बाई 2, 1.5 3 का हाफ होता है, 1 का आ जाएगा, नहीं तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, और दूसरा चीज ही होती है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 2, -1 और -2 -3 हो गए, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और इसके साथ ही ये लास्ट में आपका 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आ गया, और x का स्क्वायर आ गया, और डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और प्लस सोन आ जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर के 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 1 करें तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 डिवाइड बाय 2 और x आ जाएगा। और यहाँ पर आपका जो है ना इस स्टेप में अगर आप देखें तो प्लस ये हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 3 1 3 और 2 2 4 हो गया, ये नीचे 2/1 है जिसने ऊपर जाकर 1/2 हो जाएगा मजीद, ठीक है, और x का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस हो, बात को लाजमी याद रखिए, ये आपका 1 - 1 डिवाइड बाय 2x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आपका 3 डिवाइड बाय 4 टू द 8 x स्क्वायर और प्लस सोन। तो यहाँ बेसिकली बताता हूँ आपको, ये 2/1 ऊपर जाके 1/2 कैसे हुआ, देखें 2 नीचे हो रहा है डिवाइड, ठीक है ना, बल्कि नीचे हो रहा है मल्टीप्लाई, 1 डिवाइड हो रहा है, 1 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके 1 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, अगले स्टेप में देखें, और 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे आके डिवाइड हो गया, ये ऊपर जाके वैल्यू उलट जाएगी, ये याद रखिएगा, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा, बस इतना ही काम थी। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है 1 - x/2 1/2x और प्लस और टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर n। अब n अगर when n is even, अगर आपका a प्लस बी की पावर n में n पॉजिटिव हो जाता है और आपको मिडिल टर्म निकालनी है, तो आपको मैंने बताया था कि टर्म्स का फॉर्मूला तो टी आर प्लस 1 है, तो बेसिकली इस टर्म r प्लस 1 में आप ये जो r प्लस 1 है ना, r प्लस 1 को आप n डिवाइड बाय 2 प्लस 1 रखते हैं पॉजिटिव इंटीजर के लिए, या सॉरी इवन टर्म के लिए,
देखिए 2 4 6 8 10 अगर आपकी इवन नंबर्स में n की वैल्यू आती है तो आपने ये फार्मूला लिखना है, n को इस तरह लिखना है कि आपने r की वैल्यू निकालनी है बेसिकली टर्म फार्मूला निकालने के लिए। टर्म का तो आपको पता है टी आर प्लस एन सी आर वाला जो मेथड है। तो उसके बाद ये आपने आर की वैल्यू निकाली तो एन डिवाइड बाई टू प्लस वन है और माइनस वन ये आपस में कट गए तो आपका आर इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू आ जाता है। ये केस होता है पॉजिटिव केस में जस्ट आपने एन का हाफ लिया तो आपके पास आर की वैल्यू बनेगी, ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे आप ओड को देखते हैं तो ए प्लस बी की पावर सपोज 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है जो ओड हो जाए। तो उस केस में आपने जो टर्म होती है ना आर प्लस वन के टर्म निकालने के लिए जो मिडिल टर्म के लिए आपके दो फॉर्मूलाज बन जाते हैं। एक केस होता है कि आपने आर प्लस वन को एन डिवाइड बाय एन प्लस वन को सॉरी करना पड़ता है प्लस वन भी, क्योंकि आपके पास 5 है ना तो आप 5 डिवाइड बाय 2 करें तो पॉइंट्स में आ जाएगा, आप उसमें 1 प्लस करते हैं। और दूसरे केस में आप r प्लस वन को n प्लस वन डिवाइड बाय 2 और माइनस वन भी रख रहे होते हैं। तो ये दो फॉर्म आपकी इसके अंदर यूज होती है r प्लस वन निकालने के लिए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो एक तो r इज इक्वल टू आपका n प्लस वन डिवाइड बाई टू और माइनस वन हो रहा होता है, और सेकंड केस में वन वन से वैसे ही सॉरी माइनस वन नहीं प्लस वन लिखते हैं, और सेकंड केस में जो आपका वन वन से वैसे ही कैंसिल हो जाता है और उधर जाके तो r की वैल्यू आपकी n प्लस वन डिवाइड बाई टू ही होती है। इन दो केस की मदद से जो है वो आप मिडिल टर्म जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। बुक के मुताबिक भी अगर आंसर देखा जाए तो जो फॉर्म बनाई गई है मैंने आपको एक्सप्लेन करके दी, उसने भी लिखा हुआ है एक आप n प्लस वन डिवाइड बाई टू होता है और उसने साथ ही लिखा हुआ है एंड आपका होता है n प्लस वन डिवाइड बाई टू और माइनस वन। ये दोनों वैल्यूज किसकी हैं? r के लिए है, से आप r की वैल्यू फाइंड करते हैं। पॉजिटिव जो आपका इवन नंबर होता है उसको आपने जस्ट n ओवर टू करना होता है, ये शायद कि कहीं मेंशन n ओवर टू प्लस वन करना होता है ना, ये केस होता है वो r प्लस वन का है। लेकिन नीचे जो टर्म के फॉर्मूलेस बताए गए हैं आपको वो आपके जो है वो इस तरह से आप मतलब यहाँ पे भी प्लस वन होता है सॉरी, ठीक है। इस तरह से आप जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव जो मतलब सॉरी इवन और ओड आपकी जो मिडिल टर्म्स होती हैं वो आप फाइंड करते हैं। रिजोल्व वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी हमारे पास जो न्यूमिनेटर की वैल्यू वो तो वन होगी और डिनोमिनेटर जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वन है। अब अगर इसको देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, और आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी यूज करना है और उसके साथ आपने ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि देखिए हम जानते हैं ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैंने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया, मैंने कहा मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद आपने पार्शियली ए डिवाइड बाई एक्स माइनस वन को पहले लिख लेना है और प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस वन लिख लेना है, ठीक है। अगर तो वो खुद से डिफाइन कर रहे हैं पहले प्लस को और फिर माइनस को, फिर वैसे कर लें। अगर आप खुद से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं तो आपने पहले ए माइनस बी को लिखना है और उसके बाद आपने ए प्लस बी को लिखना है, ठीक हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी इक्वेशन बनानी है अब हमने। सो यहाँ पर हमारा वन रहेगा और x माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन जो है ये राइट साइड पर a डिवाइड बाय एक्स माइनस वन से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस b डिवाइड बाय एक्स प्लस वन से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस ब्रैकेट को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि रीडेबल हो जाए, ठीक हो गया जी। और ये ब्रैकेट को अब इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है। सो वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन और इसके साथ ही a डिवाइड बाय एक्स माइनस वन आ गया, ये फर्स्ट रेशनल फ्रैक्शन से हो गया। प्लस अब सेकंड वाले से करना है सेम एज इट इज, एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन। आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझाने हैं। सो एक्स माइनस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस वन से हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो a मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन। और अब आपने दो वैल्यूज जो लेट करनी है इसके अंदर से, तो पहले आपने x माइनस वन को जीरो कर लेना है और दूसरा आपने यहाँ पर x प्लस वन को भी जीरो कर लेना है, ठीक है। ये a के नीचे जो वैल्यू है उसको मैंने पहले लिख लिया और b के नीचे जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको मैंने न्यूमिनेटर की वैल्यू को वो सेकंड में लिख लिया है। x की एक वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव वन, एक वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव वन।
अब हमने एक एक करके इसको इक्वेशन 1 में ही पुट करना है। सो 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 वाला इसमें जीरो नहीं होता, इसमें एक्स माइनस 1 वाला जीरो होता है। सो ए इंटू 1 प्लस 1 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, ये आपका सारा ही जीरो हो गया, ठीक हो गया। सो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2 आ जाएगा, और ये तो आपका जीरो हो गया ना, इसको आप ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। सो 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ए, आपके पास जो ए की वैल्यू है वो आ रही है 1 डिवाइड बाय 2, ठीक हो गया। फर्स्ट फ्रैक्शन हमारी सोल्व हो चुकी है। अब सेकंड वाली को हमने इसी क्वेश्चन में पुट करके ए के बाद अब बी भी फाइंड करना है ना। सो 1 इज इक्वल टू, तो ए इंटू आपका एक्स प्लस 1 जीरो हो रहा है, तो ये ए जीरो हो गया, और प्लस आपका बी यहाँ पे माइनस में 1 है, सो एक्स माइनस 1, और साथ पे फॉर्मूले का 1 भी है, क्योंकि देखिए एक्स माइनस 1 है, एक्स खुद माइनस में 1 है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 इज इक्वल टू ए जीरो जीरो हो गया। ये बी आपका यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव में 2। देखिए वैल्यूज दोनों माइनस में हो तो ऐड हो जाती हैं और साइन माइनस का लगता है। सो 1 डिवाइड बाय माइनस 2 इसके नीचे आ गए, आपका डिवाइड हुआ, ठीक है। बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में 1 डिवाइड बाय 2 आ गई है। ए पॉजिटिव 1 डिवाइड बाय 2 है और बी नेगेटिव 1 डिवाइड बाय 2 है। और फ्रैक्शन क्या है जी, हम देखते हैं पहले। ए डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 है और बी डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 है, ठीक है। सो ए डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइड बाय एक्स प्लस 1, और अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो ए आ जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक हो गया ना। और माइनस में बी आपका तो माइनस शुरू में आ जाएगा, और 1 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। इसको एक बार क्वेश्चन का आंसर लाजमी टैली करना है ताकि बाद में कंफ्यूजन न रहे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ठीक हो गया जी। और यहाँ पर जो है बुक में आंसर 1 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1 बिल्कुल ठीक आंसर है। इसके शुरू में क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, तो वो भी आप लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है। ये हमारे क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। की वैल्यू फाइंड आउट करते थे और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को पुट भी करते थे, बट हमने जस्ट इसमें आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसकी एक फॉर्म बनानी है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास न्यूमरेटर में x की पावर जो है वो लेस देन टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर है, सो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो हमें इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन या प्रॉपर फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्म है। पहले हम लिख लेते हैं 2x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक हो गया। अब आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी है ना, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग हमने पहले इसके फैक्टर्स बनाने हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आप कर लें तो 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। 6 के फैक्टर बनाते हैं कि 6 किन टेबल्स पर आएगा। सो 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3, तो फर्स्ट हो गया हमारा कि 2 3 द 6 एक टेबल हो गया, सेकंड 2 3 द 6 6 1 द 6। इन दो टेबल्स के अलावा 6 किसी और टेबल पर नहीं आएगा। हमें चाहिए पॉजिटिव 5, अगर हम 2 प्लस 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 5। अदरवाइज आप 6 माइनस 1 करेंगे, ये क्यों चूज नहीं हो सकता ये भी मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ, इससे भी 5 मिलता है। लेकिन एक चीज याद रखें कि एक्स स्क्वायर और प्लस 6 के दरमियान में पॉजिटिव 5 है। हमारे फर्स्ट और लास्ट जो वैल्यूज हैं उनके साथ पॉजिटिव साइन है, तो दरमियान में कोशिश करें कि दोनों साइन एक जैसे आए, या तो दोनों माइनस में 2 हो जाए यानी -2 और -3, या फिर आपके जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव आ जाए। तो हम इसको पॉजिटिव में रखते हुए 2x प्लस 5 हम ये पॉजिटिव वाला फैक्टर चूज करेंगे, जिसमें 2x प्लस 3x जो है वो हमें 5x देगा। यूं हमारे चारों के चारों जितने भी एलिमेंट है, इसके 4 एलिमेंट बनेंगे ना, तो वो पॉजिटिव में आ जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव में 2x है, प्लस हमारे पास 3x है और प्लस में 6 है। अब वही पेयर्स बनाएंगे हम 2 2 के जोड़े बनाते हुए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ये आपने अगर लगानी है तो लाइट वेट में लगानी है, डार्क नहीं लगानी। सो 2x प्लस 5 आ गया, ठीक है, एंड डिवाइड बाय, इसमें आप कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 में से, तो एक x कॉमन आ गया तो x प्लस आपका 2 बच जाएगा। ये तो आपके लिए सिंपल है ना, जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, ये वही चीज है। और 3 आपका अगर कॉमन आता है, 3 1 3 3 2 द 6, सो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया तो x प्लस 3 2 द 6। अब यहाँ पे नीचे देखें दो फैक्टर आपके सेम आ रहे हैं, x प्लस 2 सेम आ गया ना, इसको कॉमन ले लें। सो 2x प्लस 5 डिवाइड बाय, नीचे एक आपका फैक्टर बन जाएगा x प्लस 2 और सेकेंड आपका हो जाएगा x प्लस 3।
अब हम इसको पार्शियली रिजोल्व कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं आपने करना। हमारे पास फॉर्म यही बन रही है ना 2x प्लस 5, और हमने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसके हमने दो फैक्टर्स निकाले, एक x प्लस 2 निकला और दूसरा हमारा x प्लस 3। और अब पार्शियली इसकी जो रिजोल्व आपको सिंपल पता है, a डिवाइड बाय आ जाएगा हमारा x प्लस 2, ठीक है, प्लस b डिवाइड बाय आ जाएगा हमारा सिंपल x प्लस 3। ठीक हो गया। आपको इसको मल्टीप्लाई करके ए बी की वैल्यू निकालना और फिर पुट करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना, जस्ट इतनी हमने कन्वर्ट करना है। देखिए हमें क्वेश्चन डिग्री में मिला है, हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी हमने रेडियन बनाना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि 1 डिग्री चूंकि जो है ना 1 डिग्री वो आपकी पाई डिवाइड बाय 180 डिग्री के इक्वल होती है। ठीक है जी, पाई डिवाइड बाय 180। तो इसका मतलब ये हुआ, डिग्री नहीं लिखते ना फिर उसमें 180 आ जाती है, बस पाई डिवाइड बाय 180 के इक्वल होती है। अब हमने क्या करना है कि 120 डिग्री को रेडियन बनाने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल 120 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, आपने भी इसको 1 डिग्री के लिहाज से जो पाई डिवाइड बाय 180 होगा इसी तरह आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं, जैसे 0 0 से कट जाएगा। ठीक है, और आप इसको 6 पे काट लें, 6 3 द 12 कर लें, 6 2 द 12 कर लें और 6 3 द 18 कर लें, और यहाँ पर आपका 2 पाई डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। अब बात यह है कि अगर आप इसमें पाई की वैल्यू जो है, चूंकि आप जानते होंगे कि पाई की वैल्यू होती है 3.1416 समथिंग, ये वैल्यू चलती जाती है। ठीक है ना, तो अगर हम चाहें तो पाई की वैल्यू पुट कर लें, लेकिन अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप उस कैलकुलेटर पे पाई की वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जस्ट आप लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय, शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें, ऊपर देख सकते हैं शिफ्ट का बटन ऑन हो गया, और आपने ये जो है ना नीचे x मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर x लिखी हुई है ना आंसर के साथ, उस पे देखे पाई लिखा हुआ है, उस बटन को प्रेस कर देना है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने इक्वल प्रेस करना है, और जो भी आंसर आएगा वो देखिए 2 पाई लिखा आ गया, आप डिवाइड बाय 3 कर दें। ये आपको फ्रैक्शनली वैल्यू तो दिखा रहा है, आपने यहाँ पर अब आपको चाहिए है रेडियन में जो कि पॉइंट्स में मिलेगा, तो आप एस डी का बटन है डेल के ऊपर, आपके कैलकुलेटर पे डेल का बटन है ना, एसी का और डेल का, डेल के ऊपर देखिए एसटी का बटन है। ठीक है ना, उसको प्रेस कर देंगे तो 2.09, हम 2 डेसिमल तक रख लेते हैं, तो 2.09 रेडियन में हमारा जो है वो आंसर बनता है। ठीक है, 2.09, और अगर आप देखें तो आगे अब आपने इसके लिखना है रेडियन। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन इसमें जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए था, मैं उम्मीद करता गया है इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने यहाँ पर इस तरह करना है कि मैं आपको ये बता दूं, पहले आप इक्वल लिखें पाई डिवाइड बाय 2 रेडियन। ठीक है जी, आर ए डी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम इसको। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 रेडियन जो होगा वो 180 डिवाइड बाय पाई के इक्वल होगा। जैसे 1 डिग्री जो था वो पाई डिवाइड बाय 180 हो गया, ये उसका उलट होगा। ठीक है, तो ये मतलब कि सॉरी रेडियन है ना, तो ये उसका क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, ये रेडियन आ जाएगा। बट हमें यूज करना है कि रेडियन कितना होगा, तो वो आपको 180 डिवाइड बाय पाई करेंगे तो ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक हो गया, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पाई डिवाइड बाय 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन के अकॉर्डिंग हमें इसको 180 डिवाइड बाय पाई के साथ करना है सोल्व। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाई की वैल्यू पाई के साथ कैंसल आउट हो जाएगी, और 2 आपका 9 द 18 और आगे 0 लग गए 90 आपका, तो इसमें आपका जो है वो 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। जो लॉजिक आपको बताया है वो ये आपने याद रखना है कि 1 डिवाइड बाय 1 आपकी जो डिग्री है ना वो पाई ओवर 180 होती है ना, लेकिन उलट करेंगे तो वो आपकी रेडियन बन जाएगी, यानी 180 डिग्री ओवर पाई जो है वो आपकी रेडियन की वैल्यू है। सही हो गया, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए जो है वो उसका। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी इसमें ना हमने बेसिकली रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है, बाकी डाटा हमें दिया भी गया है। वन लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 8.4 सेंटीमीटर है, एंड थीटा जो है वो
2.8 रेडियन है। अब मसला ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कि हमें थीटा कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी रेडियन में है, तो कोई इश्यू नहीं है। हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला जो L इज इक्वल टू आर थीटा है, इसको यूज करना है। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करें, लेंथ आपकी 8.4 सेंटीमीटर आ जाएगी, रेडियस आपने फाइंड करना है, जबकि थीटा आपका जो है वो 2.8 रेडियन में है। तो कुछ मुश्किल नहीं है, 8.4 इधर रहेगा और ये 2.8 इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा और हमें रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब हम डिवाइड कर लेंगे, तो रेडियस इधर लिखते हुए कोई मसला नहीं है, इस तरह लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब आपने जस्ट इनको डिवाइड करना है। आपने लिखना है यहाँ पर 8.4 एंड डिवाइड बाय 2.8 और डिवाइड कर ले तो 3 आपके पास आ जाएगा। तो हमें ये चीज पता चली इसके जरिए से कि हमारा जो रेडियस है वो 3 और लेंथ वाला यूनिट सेंटीमीटर वाला यूज होगा। ठीक है, जैसा कि ये देखें लेंथ सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में होगा, तो 3 सेंटीमीटर जो है वो हमारा बिल्कुल 10 स्क्वायर ही है। तो अच्छा क्या है, इसको देख लिया, 60 डिग्री इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 3 है। हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस आपका आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री एंड प्लस टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री। मैं आपको ये बात बता दूं कि आप इसको इस तरह से लिखें कि टेंजेंट 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिखें इसको। ठीक है, बेसिकली होल स्क्वायर है ये। ठीक है, प्लस हो गया आपका टेंजेंट 45 डिग्री, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस आपका आ जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज हमें चाहिए हैं, तो उसके लिए मैं आपके साथ कैलकुलेटर शेयर कर रहा हूं और हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज जो है इवैल्यूएट करते फाइंड आउट करेंगे। पहले आप लिखे यहाँ पर यानी कि सॉरी पहले टेंजेंट लिखेंगे ना। टेंजेंट आप लिखे यहाँ पे 30 डिग्री पे टेंजेंट की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 3, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 3 जो आ रही है लिखते हैं, बस कोई मसला नहीं है, बाद में देख लेंगे। प्लस टेंजेंट 45 आपका 1 होता है, फिर भी चेक करेंगे टेंजेंट 45 तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, प्लस आपका टेंजेंट 60 डिग्री जो होता है वो आपका स्क्वायर रूट 3 होता है, टेंजेंट 60 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब हमारी कटिंग शटिंग हो रही है इसके अंदर, तो एक तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट कट गया तो नीचे सीधा 9 हो गया, प्लस आपका 1 डिवाइड बाय 1, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो प्लस में आपका 3 डिवाइड बाय 1। अब जस्ट आपको एलसीएम लेना है यहाँ पर। ठीक है ना, एलसीएम आ जाएगा हमारा 9। अब आपने क्या करना है, वही रफ वर्क आप एक साइड पे कर सकते हैं। तो ये 9 से वैसे देखे कट गया तो ऊपर से 3 आ जाएगा, प्लस 9 ऊपर आके 9 डिवाइड बाय 1 किया तो 9 ही आ गया, 9 1 द 9 हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया। सो 9 1 द 9 हो गया, 9 3 द 27। तो जैसे इसका बता देता हूँ, 9 पहले लिखे एलसीएम, डिवाइड बाय करें न्यूमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर 3 है, तो 9 3 द 27, तो ये आपका आ जाएगा 27। अब हम इन सबको काउंट कर लेते हैं, कैलकुलेटर तो आपको शो किया हुआ मैंने, तो इसमें आ जाएगा हमारा सॉरी पहले आएगा 3 प्लस 9 प्लस 27, तो ये वैल्यू बनती है 39 डिवाइड बाय 9। अगर आपको इसको नहीं फैक्टर बनाने आ रहे, कटिंग करनी है, तो आप जस्ट कैलकुलेटर पे लिखें। ठीक है, ऐसी फ्रैक्शन में आपको आंसर खुद ब खुद 13 डिवाइड बाय 3 मिल जाएगा। तो आप पहले देखें कि आपका राइट हैंड साइड क्या है, 13 डिवाइड बाय 3 सही हो गया, तो ये हमारा इक्वल टू हो गया यहाँ पे राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसमें साबित करना है लेफ्ट हैंड साइड पे cos थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड ले लें, हमारे पास है cos थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको यहां पर कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए, जिसमें cos की वैल्यू नहीं, हमें टेंजेंट थीटा का पता होना चाहिए कि ये होता है हमारा साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें सारे फॉर्मूलाज आपको एक्सप्लेन किए जाएं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा cos थीटा प्लस टेंजेंट थीटा आपका हो गया यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड बाय आ जाएगा आपका cos थीटा, और इसके साथ ही ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे। ठीक हो गया, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 कर लेते हैं। पहले आपने मल्टीप्लाई को सोल्व करना है, cos थीटा डिवाइड बाय 1 वैसे ही रहेगा, ये ऊपर आपका हो जाएगा देख ले साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और डिवाइड बाय आपका आ जाएगा cos थीटा।
अब हमने इसका क्या लेना है, एलसीएम। सो कॉस थीटा एलसीएम आ गया। इसी एलसीएम की वैल्यू को आप पहले ऊपर रखें और डिवाइड करें 1 के साथ और मल्टीप्लाई बाय जो न्यूमिनेटर की वैल्यू कोस है उसी से करेंगे तो आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर इधर आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस करेंगे। अब आप इसी चीज को देखें, कोस थीटा ऊपर रखे एलसीएम वाला, ये एलसीएम है ठीक है ना, और ये आपका आ गया डिनोमिनेटर का, और मल्टीप्लाई बाय आपने करना है न्यूमिनेटर साइन स्क्वायर थीटा से, तो कट के एज इट इज आपका जो है ना यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ऊपर लिख नहीं रहा था ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है, चूंकि ये वैल्यू भी आपकी 1 के इक्वल होती है, तो कोस के पहले आ जाइए, बाद में बात तो एक ही है ना, तो ये आपको हो जाएगा 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। और एक और फॉर्मूला यहाँ पे है कि 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा जो है वो आपका सीकन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सीकन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट को हमने प्रूफ किया तो राइट साइड पे सीकन थीटा था और हमारी वैल्यू वही आ गई, और ये हमारा हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमारा क्वेश्चन जो है बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा। हमने यहाँ पर क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए राइट हैंड साइड बनानी है, यानी ये क्वेश्चन प्रूव होने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लें कॉस माइनस बीटा। अब चूंकि हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है कोस अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है ना, लेकिन हमें ये नेगेटिव में चाहिए है, हमें चाहिए कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है कि कोस अल्फा कोस बीटा, ठीक है, माइनस में होगा तो प्लस लगेगा, ठीक है, तो प्लस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है यहाँ पर कि आप यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर दें कोस 0 माइनस बीटा से, कि हमने अल्फा को 0 जो है वो लेट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोस अल्फा, ठीक है, कोस में आपका आ जाएगा यहाँ पर बीटा और माइनस का प्लस फॉर्मूले का लगता है, और साइन अल्फा और साइन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा तो 0 हो गया और बीटा के जगह पे बीटा आ जाएगा। कोस 0 आपका 1 होता है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करते हैं, कैलकुलेटर पे आपका आ जाएगा यहाँ पर कॉस 0 लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे लिखते हैं साइन 0 तो ये आपका 0 ही रहेगा, ठीक हो गया। तो फिर इस तरह से जो है हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो कोस 0 1 हो गया और कॉस बीटा का बीटा ही रह जाएगा, ठीक हो गया। और इसके साथ ही प्लस करें तो साइन 0 0 हो गया, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर साइन एंगल बीटा हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये पहला आपका कोस 0 तो कोस बीटा का कोस बीटा ही आ जाएगा, बाकी तो आपका सारा 0 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो जाएगा। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला जो है वो याद करना है, 2 माइनस बीटा इक्वल टू साइन बीटा। अब हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है और हमारे पास यहाँ पर कॉस पाई डिवाइड बाय 2 माइनस बीटा है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक हो गया। अल्फा माइनस बीटा आप समझ रहे हैं इसको, तो एक बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि ये हमारे पास है कॉस अल्फा कितना होगा हमारा, मतलब अल्फा माइनस बीटा को आपने इस तरह से फाइंड आउट करना होता है कि इसका फॉर्मूला बनता है कॉस अल्फा माइन आपका सॉरी इसमें माइनस नहीं अभी आएगा, पहले आप लिखेंगे कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, और साइन अल्फा साइन बीटा। ये पहले भी हम इस फॉर्मूले को यूज कर चुके हैं, ठीक है ना, हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया था। तो अब आप ये चीज और यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई डिवाइड बाय 2 रेडियन अगर आप डिग्री में ले जाएंगे तो पाई तो 180 हो जाएगा, डिवाइड बाय आप 2 करते हैं तो ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा, सही है। तो एक स्टेप में आप लिख लें कोस 90 डिग्री माइनस बीटा कर लें ताकि क्वेश्चन हमारा आसान हो जाए, और इनकी वैल्यूज भी हमें चाहिए होंगे फिर, ठीक है ना। फॉर्मूला इसका है कोस अल्फा माइनस बीटा, आप लिखेंगे कोस अल्फा, ठीक है, अल्फा 90 हो गया ना 90 डिग्री, चाहे तो ब्रैकेट लगा ले, कोई ना भी लगाए तो मसला नहीं है। कोस अल्फा कोस आपका बीटा आ जाएगा और माइनस हो तो प्लस लगेगा फॉर्मूले का, और फिर आएगा आपका साइन अल्फा, ठीक है, और साथ ही आपका आ जाएगा साइन बीटा का बीटा ही रहेगा।
मैं 2-3 चीजें आपको बता भी देता हूँ, फिर प्रूव भी करवा देता हूँ कि जैसे कि cos 90 डिग्री आपका 0 होगा, ठीक है, जबकि sin 90 डिग्री आपका जो है वो 1 होगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं जी cos 90, तो देखें जी आपका 0 हो गया। इसी तरह अगर आप चेक करते हैं यहाँ पर sin 90, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपने यहाँ पर चेक कर ली, कैलकुलेटर पे आपको मिल जाएंगी। तो ये दोनों वैल्यूज आपने एक एक करके इसमें पुट करनी है। जैसे cos 90 आपका 0 हो गया, इसके साथ है cos बीटा, प्लस sin 90 आपका 1 हो गया, इसके साथ है sin बीटा। तो फाइनली फर्स्ट वाला तो 0 हो गया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ sin बीटा बच रहा है। चेक कर लेते हैं कि राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं आप कि sin बीटा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन 12, एक्सप्रेस cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा एज सिंगल टर्म। सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला अंडरस्टैंड करें कि cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा जो होता है, ये आपका फॉर्मूला जो है ना बेसिकली ये cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको क्लोज करने के लिए अल्फा हमारे पास a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, और बीटा जो है वो हमारे पास a माइनस बी हो जाएगा। अगर आप इसको लिखते हैं इस तरह से देखें, cos ये आपके पास है a प्लस बी, ये अल्फा हो गया, इंटू cos a माइनस बी आपका बीटा हो गया, माइनस में आपका आ गया साइन, फिर से देखें अल्फा का a प्लस बी आ गया, और साइन में आपका जो है वो बीटा की वैल्यू यहां पर अल्फा लिख दिया गलती से, सॉरी, ये भी a और b ही है, ठीक है ना। ये भी आपका है a और माइनस बी है, ये बीटा की वैल्यू है। तो तभी मैं यहाँ पे लिखने वाला था, तो ये मैंने यहाँ पर जो है वो ठीक कर दिया। एक मिनट रुकिएगा जरा, इसको भी लिख लेते हैं a माइनस बी, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है अब इसकी कंप्लीट फॉर्म में आप देख सकते हैं कि ये cos अल्फा प्लस बीटा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos, ब्रैकेट बड़ी लगा लें क्योंकि अल्फा का a प्लस बी आएगा और बीटा का आपका आ जाएगा यहाँ पर प्लस दिखते हुए a माइनस बी। तो वैसे ही रहेगा, साइन सिर्फ आपका b कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर cos 2a। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर cos 2a बन रहा है। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो है वो फ्रेंड, इस क्वेश्चन के अंदर हमने लॉ ऑफ साइन जो है वो डिस्कस करना है। और इसमें क्या होता है कि साइड्स और एंगल के लिहाज से जो है ना ये एक लॉ है, और जिसमें आपने दो वैल्यूज लेनी होती है। जैसे ये बेसिकली आपका लॉ ऑफ साइन इतना सा होता है कि ए साइड होती है डिवाइड बाय साइन, या तो आप अल्फा यूज कर लें, ठीक है, या आप इसमें कैपिटल ए यूज कर लें, ठीक है ना। तो ए डिवाइड बाय साइन आप चाहे लिख लें अल्फा, और दूसरी साइड होती है आपकी बी डिवाइड बाय साइन, इसके लिए आपका आ जाएगा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, और सी डिवाइड बाय आपका आ जाएगा साइन गैमा। ये है लॉ ऑफ साइन। और इसमें क्या होता है एक साइड, अब एक ट्राइंगल की अगर मिसाल लें, बाकी आपकी डेफिनेशन जस्ट इतनी सी है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सके। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करें कि जिसमें साइड्स और एंगल वगैरह अगर आपने काउंट किया, लेट्स सपोज मैंने अगर इनको नाम दिया ए बी एंड सी का, तो याद रखिएगा कि ए के सामने जो एंगल्स होते हैं इनके बाकी, ठीक है ना, बी के लिए ये एंगल बीटा हो जाएगा, ठीक है, सी के लिए ये वाला एंगल हो जाएगा गैमा, और ये हो गया एंगल अल्फा का। तो मिसाल के तौर पर आपने अल्फा बीटा गैमा और ये सारी चीजें, अब होता ऐसे है कि अगर आपके पास दो साइड्स दी गई हैं और आपको एक एंगल दिया गया है, ठीक है, एक साइड ए दी गई है दूसरी बी दी गई है और आपको अल्फा दिया गया है, और आपने बीटा फाइंड करना है, तो आपने पहले दोनों को सिर्फ इक्वल रखना है, ठीक है, तीनों एट अ टाइम यूज नहीं होंगे। अगर आपको साइड ए और सी दी गई है और गैमा दिया गया, आपने अल्फा निकालना है, तब आपने ए डिवाइड बाय साइन अल्फा इक्वल टू सी डिवाइड बाय साइन गैमा रखना है। लेकिन अगर आपको बी और सी साइड्स में, और ये भी हो सकता है कि आपके पास बीटा गैमा भी मौजूद है, साइड बी भी मौजूद है, आपको साइड सी निकालनी है,
तब भी आप ये लास्ट वाले दोनों को इक्वल में रखेंगे, यानी b डिवाइड बाय साइन बीटा इक्वल टू c डिवाइड बाय साइन गैमा रखेंगे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने रखना है। और अल्फा बीटा गैमा, इनके अलावा एक छोटा सा ये भी याद रखें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आर दी इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, और इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी मुसल्लस के अंदरूनी जो जाविये होते हैं उनका मजमुआ 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। ठीक हो गया। अब अगर लेट्स सपोज आपको अल्फा और बीटा दिए जाए और गैमा निकालना हो तो 5 है, यूनिट नहीं लिखे हुए, ठीक है ना, सी जो है वो 13 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा। देखिए हमने पढ़ा था लॉ ऑफ साइन के अंदर कि a डिवाइड बाय, मैं लिख भी देता हूं, a डिवाइड बाय साइन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था b डिवाइड बाय साइन बीटा। देखिए b और बीटा दोनों मौजूद नहीं है, हम यूज करेंगे। और c डिवाइड बाय हमारे पास है साइन गैमा, इन दोनों को हम रखेंगे। और इनमें से आपने a जो है ना उसमें आपने साइड पुट कर ली 5, जबकि आपको अल्फा निकालना है तो आपने साइन अल्फा एज इट इज रहने देना है। ठीक हो गया, इज इक्वल टू, और c आपके पास वैल्यू जो है वो 13 है डेटा में, और साइन गैमा आपके पास 90 डिग्री है। ठीक हो गया, गैमा की वैल्यू कितनी दी हुई है 90 डिग्री। और चूंकि हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है, और ये मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं कि अगर आप कैलकुलेटर पे लिखते हैं साइन 90 तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 1। इस तरह से जब हमने साइन को चेक कर लिया ना, अब आपने करना क्या है, अब आपने देखना है यहाँ पर कि 5 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाय साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक हो गया, और इधर आपका 13 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा। सही हो गया। अब आप क्या कर लें यहाँ पर, अब आप मतलब ये 13 डिवाइड बाय 1 में भी 13 की के लिए वैल्यू है ना, 1 का तो कुछ भी नहीं, यानी 5 डिवाइड बाय साइन अल्फा इक्वल टू 13 है। अब ये कर लें आप कि साइन अल्फा इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इसको दूसरी साइड पर ले जाकर मल्टीप्लाई कर लें, और 13 जो मल्टीप्लाई मतलब वहां पे मौजूद है ये डिवाइड कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। यानी आप इस तरह लिख लें कि 5 डिवाइड बाय 13 कर लें और ये साइन अल्फा उधर भेज दें, ठीक है, या डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 जो है वो इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सही हो गया। इतना करने के बाद आपके पास साइन अल्फा जो है वो 5 डिवाइड बाय 13 आ जाएगा। सही हो गया। इस चीज को एक बार कैलकुलेटर पे भी उतार लें ताकि नेक्स्ट काम हमारा आसान हो जाए। तो मैं कैलकुलेटर शो करवा रहा हूँ, देख लें। इसमें आपने करना क्या है, आपने लिखना है 5 डिवाइड बाय 13, आप देखेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी। सही हो गया, ये हमारा आंसर है। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना इस तरह से है कि आपने यहां पर अल्फा रहने देना है, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन उधर जाकर इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स -1 में आ जाएगा। ठीक है, या आप इस तरह देखें कि साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होगा, नीचे उसकी पावर पॉजिटिव 1 होगी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। बट लेकिन याद रखें कि साइन जब इक्वल के दूसरी तरफ जाता है एंगल के बगैर तो इनवर्स में हो जाता है, और इसके साथ ही 5 डिवाइड बाय 13 भी आ जाएगा। सही है। अब इसको कैलकुलेटर से कैसे फाइंड करेंगे आप, इस तरह से आपने करना है कैलकुलेटर पे फाइंड कि आपने जो वैल्यू लिखी हुई है इसको ऐसे ही रहने दें। आप यहां पर करें कि शिफ्ट और साइन को प्रेस कर लेंगे, साइन इनवर्स आ जाएगा। आप जस्ट आपने आंसर की पे क्लिक करना है, यानी आंसर वो है जो पहले आया हुआ था 5/13, और अब आप इसको इक्वल कर दें, आपके पास आ जाएगी वैल्यू 22.619 है ना, 62 कर लेते हैं। अल्फा इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ पर 22.6 और ये वैल्यू बन गई हमारी 2, ओवरऑल डिग्री में है। अब आप जस्ट वन टाइम डिग्री का बटन प्रेस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 22 डिग्री एंड 37 मिनट। तो अल्फा का जो एंगल है वो 22 डिग्री, ठीक है, एंड 37 जो है वो मिनट आंसर आ जाएगा। और बुक के अकॉर्डिंग हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अ स्ट्रिंग of a flying kite is 200 meter long and its angle of elevation is 60 degree. Find the height of the kite above the ground taking the string to be fully stretched. मुकम्मल तौर पर खिंची हुई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है ना
इस तरह से है कि एक पतंग जो है वो हवा में उड़ रही है, ठीक है। एक मिसाल देते हुए बना लेते हैं, जैसी भी बनती है, ठीक है। ठीक है, और ये जो पतंग है ना आपकी, ये हवा में उड़ रही है खिंची हुई, और इसका जो ये है कि 200 मीटर सॉरी लेंथ है, और यहाँ से ये वाली बेस नहीं हम देखेंगे, बट हमने ये देखना है कि पतंग की हाइट कितनी है, ठीक है। ये जो एच है ना, ये हमने मालूम करना है, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये इसकी कहलाएगी हाइपोटेनिस, और एंगल ऑफ एलिवेशन उसने हमें दिया है वो 60 डिग्री है। तो आपने हाइपोटेनिस और परपेंडिकुलर को लेना है। यहाँ पर साइन थीटा जो होता है ना, ये बराबर होता है हाइपोटेनिस, ठीक है, और डिवाइड बाय, बल्कि सॉरी, साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनिस के। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनिस, ठीक है ना, अमूद बटा वितर। तो उसमें अब आप देखेंगे यहाँ पर कि एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया हमारा साइन 60 डिग्री में, और परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो हाइट है, ये परपेंडिकुलर है ना, बल्कि लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक हो गया ना। तो उसके बाद डिवाइड में नीचे आपके पास हाइपोटेनिस जो है वो 200 मीटर है। हमने यहाँ पर हाइट निकालनी है, तो आप साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये बनेगी हमारी यहाँ पर साइन, आप 60 लिखें तो ये आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2। साइन 60 की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को वहां पे लिखते हैं। यहाँ पर आपने लिखना है साइन, बल्कि यहाँ पर इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिखते हैं। ये होती है स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, और ये हमारे पास हाइपोटेनिस जो है मतलब कि एच है, और डिवाइड बाय कितना हो गया 200। अब अगर आप यहाँ पर इस तरह करें कि आप इस 200 को जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये 200 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड बाय नीचे 2 भी है, और इक्वल टू एच। अब हाइट हमारे पास कितनी होगी, हम यहाँ पर इसको कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर सकते हैं। आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने लिखना है स्क्वायर रूट 3, ठीक हो गया, इक्वल कर ले, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 200 करना है आपने, ठीक है। वरना क्या होता है, अगर आप देखिए, अगर आप लिखते हैं ना डायरेक्ट स्क्वायर रूट, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 और मल्टीप्लाई बाय आपने 200 करने के ब्रैकेट के अंदर ही चला गया। आप उसको खत्म करके इक्वल कर लें एक बार, फिर मल्टीप्लाई करके 200 करें, तो ऊपर वाला सोल्व हो गया, डिवाइड बाय 2 कर दें, तो आपके पास आएगा 173.2, ठीक है। 173.2 मीटर जो है वो आपके पास पतंग की जमीन से, जो ग्राउंड से जो वह हाइट बनेगी, ठीक। और साइड ए हमने फाइंड करनी है। देखिए सिंपल चीज है कि दो साइड्स दी गई हैं, एक एंगल दिया गया है, तीसरी साइड मालूम करनी है, तो आपको लॉ ऑफ कोसाइन ही लगाना पड़ेगा। और ए साइड के लिए आप लगाएंगे यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और कॉज में आपके पास आ जाएगा अल्फा। अब ये तीनों वैल्यूज देख ले हमारे पास मौजूद है, बी की भी है, सी की भी है, और अल्फा भी है। सो ए साइड हमने मालूम करनी है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी में आ जाएगा 45 का स्क्वायर, प्लस सी आ जाएगा 34 का स्क्वायर, माइनस 245 मल्टीप्लाई बाय 34, साथ ही आ जाएगा कोस, और अल्फा की वैल्यू है 52 डिग्री, ठीक हो गया। अब जस्ट हमने कैलकुलेशन करनी है। सो ए स्क्वायर इक्वल टू, और यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपने करना है 45 का स्क्वायर लेना है, सॉरी 45 इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 2025, ठीक हो गया, प्लस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 34 का स्क्वायर लेना है हमने, ठीक है। तो अब आ जाएगा जी 34 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 1156। उसके बाद माइनस, इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 45 एंड मल्टीप्लाई बाय 34, तो ये आ जाएगी हमारी 306 और 0, और इसके साथ ही आ जाएगा ये कोस जो है ना, आपने यहाँ पे निकालनी है वैल्यू 52 की, लिखें यहाँ पे, बल्कि इसके साथ जो ब्रैकेट लगी चल लगे रहने देते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पर आप लिखना है आपने कोस 52 डिग्री इक्वल कर दें तो 0.615, और 6 बन रही है तो जो 616 कर लेते हैं, ठीक है। तो 0.616 ये हमारे पास वैल्यू आ गई कोस 52 की। अब इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 3060 के साथ, तो आपकी वैल्यू हमारे पास 1883। इसको बाद में लिखते हैं, पहले देखें ए स्क्वायर इक्वल टू, इनको ऐड कर लें, 6 और 5 11, 1 कैरी हो गया, 5 और 2 कितने 7 और 1 8 हो गए,
1 आ गया और 2 और 1 3 हो गए। माइनस करते हुए यहाँ पर अब हमारी वैल्यू क्या आ रही है 1883 पॉइंट और 92 आ रही है। ठीक है, अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे -1 के साथ, बाकी आप कैलकुलेशन करना जानते हैं। ठीक है, और इसमें आपने ऐड करना है 31 यानी 3181। ठीक है, 3181। ओके, इसको इक्वल करते हैं, ये आ जाएगी 1297। अगेन लिखते हैं पहले 1297 पॉइंट और ये आ जाएगी 08 आ जाएगी। चले, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ पर जजर लिया, साइड ए हमने फाइंड करनी थी, तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको स्क्वायर रूट लिखे और आंसर लिख इक्वल कर दें। 36.01 आ रहा है और बुक में आंसर है इसका 36.04, तो कोई बात नहीं, 36.01 हमारा जो है वो आंसर आ गया है। इसमें पॉइंट के बाद का कोई मसला नहीं होता। तो आपका जो है ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, इसका आंसर आ चुका है।